तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी इसका डाटा आ जाता है और जनरली तो इतना नहीं पूछा जाता है, बट इसे हम देख लेते हैं और एक एक लाइन को हम देखते हुए चलेंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिफाई है कि यहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं। और कोलकाता में मान लीजिए यहाँ के अमरूद की स्पीसी कुछ अलग है, और चाइना में अमरूद की स्पीसी में छोटे अमरूद पाए जा रहे हैं, यहाँ के अमरूद बड़े हैं। तो ये क्या हो गया, उसका डाइवर्सिफिकेशन हो गया। डाइवर्सिफिकेशन ये रीजन टू रीजन वैरी कर सकता है, और हो सकता है वहाँ पे कुछ स्पीसी पाई जाती हों चाइना में, यहाँ पे नहीं पाई जाती हों। कुछ चीज़ें यहाँ पे पाई जा रही हैं और वो अमेरिका में नहीं पाई जाती हैं। ये जो है ये लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी किस हिसाब से आती है? इन्वायरमेंट के हिसाब से आती है। ये चीज़ें इन्वायरमेंट के हिसाब से आती हैं, यानी कि इनका कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है कि कुछ चीज़ें ठंडे इन्वायरमेंट में होती हैं तो वो राजस्थान की तरफ नहीं जाएंगी, वो राजस्थान की तरफ स्पेशली नहीं मिलेंगी। और कुछ चीज़ें जो है हिमालय जो राजस्थान में पैदा होती है, जैसे क्या हो गया, खजूर जैसी चीज़ें, इनका पेड़ कभी कभी दिख जाता है, तो वो चीज़ें हमें हिमालय की तरफ नहीं मिलेंगी। तो और डेंस फॉरेस्ट में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो कभी कभी हिमालय में कुछ अलग चीज़ें मिल जाएंगी आपको, कभी कभी राजस्थान में कुछ अलग चीज़ें मिल जाएंगी। तो मतलब इसका मतलब यही है कि डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अलग अलग रीजन में अलग अलग चीज़ें पाई जा रही हैं। इसी की बात कर रहा है एनसीईआरटी। एंड हम देखना शुरू करते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड you will see a large variety of the living organism, and be it potted plants, insects, birds, your pets, other animals, plants। यानी कि पोटेड एनिमल्स का पोटेड प्लांट्स का क्या मतलब है? यहाँ पे जो हम अपने घर में पौधे को लगाते हैं, लाइक फ्लावर हो गया कोई, उसको उसके पौधे को जब हम लगाते हैं वो फूलता है, या मतलब शो करने के लिए कि अच्छा लगे। तो वो जो हम अपने प्लांट्स मतलब आसपास देख रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, मान लीजिए वो पोटेड प्लांट हो गए। और अदर क्या हो गया, अदर फॉरेस्ट वाले हो गए। एंड इंसेक्ट, जब हम किसी इंसेक्ट को देखते हैं और अपने पेट्स को देखते हैं, पेट्स यानी कि जो घर में कुत्ता बिल्ली पाल रखे हैं, या मान लीजिए आपके कहीं आसपास में पड़ोसी ने कुछ पाल रखा है, तो उन सब चीज़ों को पेट्स बोल रहे हैं यहाँ पे। एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, यहाँ पे जब अदर एनिमल्स, कभी कभी हम जू में जाते हैं तो जू में जाने के बाद हमें क्या दिखता है, और प्लांट्स जो हैं हमारे पास काफ़ी प्रकार के होते हैं। जब इन सब चीज़ों को देखते हैं कि ये कितनी वैरायटी है, हमें नेचर ने कितना कुछ दे दिया है, और हमें एक आश्चर्य होता है कि ये कैसा, ये सारी चीज़ें हैं क्या, और इसे हम कैसे मतलब देखिए इसकी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये आगे लेके जाने वाला है, और आपको ये सारी चीज़ों की स्टडी करवाने वाला है ये। एंड उसके बाद दिए हैं, देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कनेक्ट सी विथ योर नेकेड आई, बट दे ऑल अराउंड यू। ये बोल रहा है कि सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कॉन्ट, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके आसपास में हैं, और उसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया हो गया या अदर ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक बार ये लाइन हम और रीड करते हैं। देखिए, दियर देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे सेवरल ऑर्गेनिजम्स की बात क्या कर रहा है? यहाँ पे सेवरल ऑर्गेनिजम्स का मतलब है बैक्टीरिया, और कुछ चीज़ें वायरस लाइक हो सकती हैं। वायरस को ऑर्गेनिजम्स में नहीं कंक्लूड किया जाता है, बट मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। और यीस्ट हो गया, माइक्रोब्स मेनली हो गए, जिनको हम जनरली नहीं देख पाते हैं। इन चीज़ों की बात कर रहा है सेवरल ऑर्गेनिजम्स। यू कांट सी, यानी कि आप नहीं देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं। विद योर नेकेड आई, यानी कि अपनी खुली हुई आंखों से। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? उसके लिए लाजमी है कि हमें एक ही ज़रूरत पड़ेगी, वो है माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये सारी चीज़ें हमें विजिबल हो जाती है, दिखने लगती हैं। एंड इफ़ यू वेयर इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन। एंड हम जब अपना रेंज इंक्रीज़ करते हैं, एरिया इंक्रीज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे हैं, आज हम अपने घर में बैठे हैं तो कुछ ही चीज़ को देख रहे हैं। अगर हम फॉरेस्ट में चले जाएं तो हमें कुछ और भी दिखेगा, यानी कि जिन स्पीसीज़ को शायद हमने कभी नहीं देखा हो या मूवीज़ में देखा हो। लाइक मूवीज़ को इमेजिन कर लीजिए कि हम अपने सराउंड में जो चीज़ें नहीं देख पाते हैं वो हम किसी न किसी मूवी में देख ले जाते हैं।
और जब मूवी में देखते हैं तो हमें लगता है यार ये चीज़ें ऐसे एग्जिस्ट करती हैं। मान लीजिए शेर को हमने नहीं देखा है, तो शेर को नहीं देखा है, जब हम शेर को कहीं बाहर जाने के बाद देखते हैं तो वो एरिया का एक डिफरेंस होता है। यानी कि जब हम लार्ज एरिया को कैप्चर करते हैं, फॉरेस्ट को कैप्चर करते हैं, या मतलब कुछ हिमालय के यानी पर्वतीय क्षेत्रों को जब हम कैप्चर करते हैं, देखते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद हमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स भी दिखने लगते हैं। जब ये डिफरेंट टाइप के प्लांट दिखते हैं तो हमें लगता है कि यार कितना मतलब डाइवर्सिफाई है हमारे वर्ल्ड में, कितनी स्पीसी हैं, इसका नंबर क्या है। तो तरह तरह की चीज़ें हमारे माइंड में उठना शुरू होती हैं। तो एनसीईआरटी में इस पैराग्राफ में यही चीज़ बोल रही है कि डाइवर्सिफिकेशन कितना है। एंड ये देखिए, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यू सी वुड इंक्रीज, मतलब यहाँ पे बोल रहा है रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज, यानी कि ये जब आपका एरिया होगा तो मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जब ऑब्जर्वेशन इंक्रीज़ करने के लिए आप अपना एरिया इंक्रीज़ करेंगे, एरिया को जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपको रेंज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, जीव देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह की आपको देखने को मिलेंगी। और इसी की बात यहाँ पे कर रहा है, ऑब्वियसली यू वेयर विजिट द डेंस फॉरेस्ट, आप घने जंगल में जब जाते हैं, यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। यहाँ यानी कि बात कर रहा है कि जैसे हम यहाँ पे 2-3 प्रकार की चीज़ें देखते हैं, कुत्ता देखते हैं, बिल्ली देखते हैं, और जैसे पेट्स हो गए, हम अपनी सोसाइटी में गाय को देख लिए, भैंस को देख लिए और बकरी को देख ली, 2-3 चीज़ों को देख पाते हैं। जब आप जंगल की तरफ जाएंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब वहाँ पे नदियाँ होंगी, नदियों में जब जाएंगे डिफरेंट टाइप की फिशेस दिखेंगी आपको, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स दिखेंगे जो कि हमने मूवीज़ में देख रखे हैं, लाइक उस तरफ की। तो हमें लगेगा कि ये एरिया के साथ मतलब ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही हैं, ये चीज़ें ज़्यादा होती चली जा रही हैं। यही बात कर रहा है कि जब हम डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं, इफ़ यू विजिट इन डेंस फॉरेस्ट you would probably see much greater number of kind of living organisms। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलेंगे, और ईच डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट एनिमल और ऑर्गेनिजम्स यू विल सी रिप्रेजेंट्स ए स्पीसीज। तो ये बात हो रही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल एंड ऑर्गेनिजम्स जब हम देखते हैं, मतलब उसे देख के जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम एक स्पीसी में, मतलब यहाँ पे डिवीज़न की बात होने लगी है, उसे हम एक स्पीसीज़ में निर्धारित कर देते हैं कि ये चीज़ें इस कैटेगरीज में आएंगी। तो जैसे किसी भी चीज़ को ले लीजिए, फ़िश की एक हमने बना दी है स्पीसी, और ह्यूमन पॉपुलेशन जिनमें है उसको एक स्पीसीज़ में डिवाइड कर दी है। तो आगे ये सारी चीज़ें आपको मैनुअल, हर्बेरियम सीट, ये सारी चीज़ें आएंगी और देखते हैं क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में दी हुई हैं ऑलरेडी, तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस लाइन में यही कह रहा है कि ईच डिफरेंट प्लांट, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, मतलब उसके लिए हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको स्पीसीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्पीसी, यहाँ पे दिए है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। तो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज़ का नंबर है, जो स्पीसी का नंबर है हमारे यहाँ, आर नोन, मतलब जिसे अभी तक हमने अंदाज़ा लगा के हम लोग अंदाज़ा लगा के अभी तक जितनी चीज़ों को जान चुके हैं उसके नंबर की बात कर रहा है ये। देखिए, नंबर ऑफ स्पीसीज यू नोन, मतलब हम लोग जितने को जान चुके हैं वो कितनी मात्रा में है, 1.7 to 1.8 मिलियन लगभग है। और ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, दिस रेफर्स दी बायोडाइवर्सिटी, और ये बात हमें जानने में हेल्प करती है कि हमारे पास डाइवर्सिटी कितनी है, मतलब 1.7 to 1.8 मिलियन, इतने के आसपास हम सोच सकते हैं कि हमारे पास स्पीसी, मतलब अनुमान लगा सकते हैं, डिस्कवर कर चुके हैं।
तो हमें लगता है कि ये एक ब्रॉड नंबर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है, और इतने ब्रॉड नंबर को हम कैसे मतलब कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, यानी कि अभी नेचर में कितनी चीज़ें डिस्कवर करना बाकी है। तो ये अनुमान लगाने के बाद लगता है कि नेचर बहुत ही बड़े नंबर के साथ अलग अलग स्पीसीज़ के साथ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। एंड रिफर्स बायोडाइवर्सिटी, ये चीज़ें बायोडाइवर्सिटी को रिफ़र करती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। और मतलब इस टाइप के नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब इतने नंबर के प्रकार के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ पे। तो ये इनकी प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। एंड वी शुड रिमेंबर हियर दैट वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड ओल्ड इवन न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। और जब हम ओल्ड एरिया को मतलब ओल्ड एरिया और मतलब जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से किसी नए एरिया पे जाएं, और कहीं पे चीज़ें बस चुकी हैं, कहीं चीज़ें कुछ मतलब जैसे है कि 500 साल पहले एक गांव था, गांव में आज जंगल हो गया, तो वहाँ पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ स्पीसीज मिलेंगी। और जहाँ पहले से ही जंगल है, हो सकता है वहाँ पे भी कुछ नया मिल जाए, और जहाँ हम हैं वहाँ पे भी कुछ नया है। तो मतलब वहाँ की चीज़ों को तो हम देख ही रहे हैं जहाँ पे हम हैं, लेकिन जब हम नई जगह पे किसी नई जगह पे जाएंगे, जो न्यू एरियाज़ हैं, जब उसे हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, न्यू ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, और कंटिन्यूसली ये चीज़ें मतलब होती चली जाएंगी, और इनका नंबर हमारे रिसर्च में बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये चीज़ें कह रही है एनसीईआरटी। तो आइए जानते हैं इन्हें। As started earlier, there are millions of plants, animal. Would we know the plants, animal in our area? देखिए क्या कह रहा है कि हम मिलियन हम स्टार्ट करते हैं, मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल, वुड नोन प्लांट्स, यानी कि जिसे हम जानते हैं, यानी कि यहाँ बात कर रहा है मिलियंस ऑफ प्लांट्स की बात हो गया, एनिमल्स की बात हो गया इन वर्ड मतलब वर्ड में, एंड जिसे हम जानते हैं वो प्लांट्स, एंड आवर एनिमल्स इन आवर एरिया, और हमारे एरिया के जो एनिमल्स हैं बाय दियर लोकल नेम्स। तो ये बात कर रहा है कि इनको हम अपने लोकल नेम से जानते हैं, जिस चीज़ को डिस्कवर करते हैं। एंड उसके बाद कह रहा है कि दियर आर लोकल नेम्स would vary from places to places even within a country. Probably you would recognize the confused the word be created if did find way and means to talk each other and refer the organisms we are talking about. तो यहाँ पे ये सारी बातें यही कह रहा है कि इनके जो हम लोकल नाम से जानते हैं, ये जो मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं या कुछ भी हैं, तो इनको अदर जगह पे दूसरे नाम से जानते हैं। जो हमारा लोकल नाम है ये कहीं स्टेट में अदर जाते हैं या किसी ज़िले में ही बदल जाता है। जब हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट चेंज करते हैं या स्टेट चेंज होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे किसी चीज़ को प्याज कह रहे हैं तो कहीं पे और कुछ और कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आलू को आलू कह रहे हैं, कहीं पे महाराष्ट्र साइड हो सकता है इसे बटाटा कह रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ें भाषा के हिसाब से वेरी करती हैं। और जब हम इसकी बात किसी और इंसान से करते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मीन्स टू टॉक टू ईच अदर, यानी कि जब किसी और से बात करते हैं तो हमें ये मतलब रहेगा कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे अगला आदमी बात किस चीज़ की कर रहा है। तो जब हमें यही चीज़ नहीं मालूम रहेगा कि बात किस चीज़ की हो रही है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि मतलब या तो कुछ कैरेक्टर बता दे या कुछ भी। लेकिन कैरेक्टर बताने में, देखने में और जाके देखने में बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम उसको साइंटिफिक एक नोटेशन देते हैं, मतलब साइंटिफिक नोटेशन की बात होगी यहाँ पे आगे। तो साइंटिफिक नोटेशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें यही आएगा कि प्रॉपर हम किसी चीज़ को एक नाम देंगे, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होगा, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्या होता है कि स्टडी में हेल्प करेगा। एंड हेंस देयर इज़ अ नीड टू standardize the naming of the living organisms, and such a particular organism known by the same name in all over the world.
ये बात कर रहा है कि यहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है कि स्टैंडर्डाइज करने की नेम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेम डिस्कवर हो रहे हैं इतने ज़्यादा, तो इनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब जो सब जगह एक्सेप्टेबल हो, पूरे वर्ल्ड में जिसको जानते हो, उस फॉर्म में लाना एक ज़रूरी चीज़ है, जिसकी वजह से हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को जान सकें कि ये चीज़ है क्या, और ये चीज़ पूरे वर्ल्ड में मतलब रहे। और कहीं भी जाएं हम, जैसे किसी चीज़ की हायर स्टडी में जा रहे हैं, यहाँ पे इंडिया में आज किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हो सकता है हमने उसका नाम हिंदी में पढ़ा हो और उसे मान लीजिए कि साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज में कुछ और नाम हो, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जब यहाँ पे भी उसका साइंटिफिक नेम वही रहेगा और वहाँ पे भी वही रहेगा, लंदन में भी वही रहेगा, तो इंडिया लंदन में वैरी नहीं करेगा चीज़ों को। कोई नाम लेगा, उसका साइंटिफिक नोटेशन का नाम लेगा, तो हमें तुरंत पता चल जाएगी ये चीज़ें हाँ यही है जो हमने इंडिया में देखी हैं, जिसका मतलब हमने स्टडी की है, इसी की बात हो रही है। तो ये देख ली, पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इज नोन बाय दिस सेम नेम ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हो गया। और उसके बाद द प्रोसेस इज कॉल्ड द नॉमनक्लेचर, और इस प्रोसेस को हम नॉमनक्लेचर नाम दे रहे हैं। इस प्रोसेस को, जो नाम रखने की प्रक्रिया है, जो नाम रखने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम नॉमनक्लेचर कहेंगे। ऑब्वियसली नॉमनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल when it organisms is described correctly and we know the organisms the name is attached to। तो यहाँ पे बात कर रहा है ऑब्वियसली, मतलब कि ये लाजमी है कि नॉमनक्लेचर या नेमिंग इज़ पॉसिबल। ये देखिए, नॉमनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिजम्स इज डिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो नेमिंग की प्रक्रिया है या नॉमनक्लेचर का मेथड है, वो तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्गेनिजम्स को, किसी ऑर्गेनिज्म को हम देखेंगे, यानी कि डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि पहली बार उसे पकड़ के लाए और उसकी सारी डिटेल्स जान लिए, ये चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे दिख रही हैं, इनका ये पिक्चर है, ये फ़ोटोज़ हैं, या यहाँ पे ये पाए जा रहे हैं। तो हमने एक चीज़ को डिस्क्राइब कर लिया, तभी जाके उसे आइडेंटिफाई, मतलब डिस्क्राइब किया, फिर उसके आइडेंटिफाई करके उसका नाम रखा। तो ये प्रॉपर मैकेनिज़्म हो रहा है। तो यही है कि मतलब जब डिस्क्राइब, यहाँ पे कह रहा है कि पॉसिबल तभी होगा जब इसको हम किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे एंड करेक्टली वी नो द ऑर्गेनिजम्स नेम अटैच टू, और उसके साथ हम उसका नाम है, उसके नाम को अटैच कर देंगे। तो यही बात हो रही है कि मतलब उसके नाम को अटैच कर देंगे, नो व्हाट ऑर्गेनिजम्स। तो यही है कि जब नाम को अटैच कर देंगे तो उसको सभी लोग जानने लगेंगे कि ये इसका नाम क्या है। एंड दिस आइडेंटिफिकेशन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, और इस आइडेंटिफिकेशन के आधार पे हम स्टडी को जो है अच्छा, इस प्रोसेस के लिए बोल देते हैं, दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन। और जिस चीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे, और डिस्क्राइब करने के बाद देखिए, किसी चीज़ को जैसे हम एक पेड़ लाए, तो उसके फूल को देख रहे हैं, तो उसकी पत्तियों के आधार पे बता रहे हैं कि ये कमल का फूल है, ये रोज़ का फूल है, इसकी पत्तियां ऐसी हैं, इसमें कांटे निकले हुए हैं, और ये पॉन्ड में पाया जा रहा है, तालाब में पाया जा रहा है, और ये चीज़ें ज़मीन पे पाए जा रहे हैं। इस हिसाब से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस डिफ्रेंशिएट करने की प्रक्रिया जब अपने मन में लाते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम आइडेंटिफिकेशन भी मतलब आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे हो गया हमारा। तो आगे क्या है, आगे दिए हुए हैं, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, और इस प्रक्रिया में हम स्टडी को फैसिलिटेट करते हैं। द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव इस्टेब्लिश द प्रोसेस टू असाइन द साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिजम्स। ये क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ साइंटिस्ट इस्टेब्लिश, इसको हम ज़रा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने एक मतलब प्रोसीजर जो है, प्रक्रिया को ईजाद की है, यानी कि उस प्रक्रिया को दुनिया में लाए, और उसको मतलब फॉलो करके एक साइंटिफिक नाम रखा जा सकता है। तो देखिए, प्रोसीजर असाइन दी साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिजम्स, यानी कि उस प्रोसीजर को फॉलो करके एक साइंटिफिक नेम रखने की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिससे उस कैरेक्टर के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहीं पे भी ये ऑर्गेनिजम्स ये चीज़ है,
इसको हमने आगे पढ़ चुके हैं या इसे आगे देख चुके हैं, या मतलब उसके कैरेक्टर के बारे में पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो होता है तब उसका नामकरण होता है। तो यही बात कह रहा है। और साइंटिस्ट ने ये चीज़ें इस्टेब्लिश की, और कई साइंटिस्टों ने मिलकर नंबर ऑफ साइंटिस्ट्स इस्टेब्लिश्ड, यानी कि ये साइंटिस्ट ने इस्टेब्लिश किया। एंड उसके बाद यहाँ पे है कि दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ओवर ऑल द वर्ल्ड। देखिए ये बात कह रहा है कि ये जो नाम होगा इस प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस इन्होंने इवॉल्व की है, इस प्रोसेस जो नाम रखा गया है, और ये जो नाम रखा गया है ये पूरे वर्ल्ड में सभी साइंटिस्टों के लिए, यानी कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है उस प्रोसीजर्स के लिए ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी। इसे सभी बायोलॉजिस्ट जान सकेंगे इस प्रोसीजर के नाम को। और फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन द arranged principle and criteria which are provided in international code for botanical nomenclature। तो यहाँ पे बात हो रही कि प्लांट्स, मतलब देखिए ये कह रहा है कि प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। जो साइंटिफिक नेम होगा हमारा वो किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, यानी कि कुछ जो है उसके प्रोसीजर होंगे कि इसमें ये चीज़ें रहनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं हैं तो ये है, और ये चीज़ें हैं तो इस क्राइटेरिया में जाएगा। तो मान लीजिए कि हमने बैट बॉल ले लिया, तो हो सकता मतलब हमें कैटेगराइज करा जाएगा कि हम क्रिकेट खेलते हैं, और हम वहीं पे फुटबॉल लेके इधर उधर मार रहे हैं तो हमें बोला जाएगा कि ये फुटबॉल का प्लेयर है, या मतलब हमें जो चीज़ आती है। तो इसी हिसाब से यानी कि क्राइटेरिया इसमें भी है कि हम किसी चीज़ को एक प्रिंसिपल देते हैं कि ये चीज़ें फॉलो करके ही यहाँ पे ये नामकरण की प्रक्रिया संपूर्ण की जा सकती है। वो क्राइटेरिया होगा, प्रिंसिपल्स होंगे, एंड विच प्रोवाइडेड द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल गार्डन। एंड इसमें जो है इंटरनेशनल कोड जो है, और ये इसका मतलब ये है कि प्रोवाइड किया जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल गार्डन, यानी कि ये एक कोड नेम होगा जिसे एक्सेप्ट सारे लोग करेंगे, और ये ICBN के द्वारा प्रूव्ड होगा। सॉरी, ये प्रोवाइड नहीं है, प्रूव्ड होगा। तो प्रूव्ड इन इंटरनेशनल, तो जो इंटरनेशनल बॉटनिकल नामनक्लेचर की प्रक्रिया है, यानी कि ये जो नामनक्लेचर की प्रक्रिया है ये इंटरनेशनली जो ये एक संस्था बनी है, यानी कि ये सारे साइंटिस्ट मिलके एक संस्था के रूप में, यानी कि एक इनकी एक सोसाइटी है जो बॉटनी के लिए है। तो इनमें नॉमनक्लेचर के जो प्रोसीजर हैं वो जो फॉलो किए जाएंगे तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रहेंगे, और एक्सेप्टेड यानी कि अकॉर्डिंग टू, मतलब ये जो इनका है ICBN यानी कि इंटरनेशनल बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड, और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो मान लीजिए ये प्लांट्स की बात हो गई। अब हम पूछते हैं कि ये एनिमल के लिए, एनिमल के केस में क्या होगा। तो जब एनिमल की बात आती है तो उसमें भी हमें आगे कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें होंगी। तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो होगा ICZN। यहाँ पे ICZN का मतलब क्या है, ICZN मतलब है कि इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जो जूलॉजी के लिए है वो एक अलग संस्था है, उस संस्था के हिसाब से मतलब जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो प्रोसीजर फॉलो करके हम नाम को रख सकते हैं। और उसके बाद देखिए क्या है, दिस साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली वन नेम। तो ये है कि साइंटिफिक नेम इंश्योर करता है कि इस ऑर्गेनिजम्स का मतलब एक नाम है जो साइंटिफिकली सबको पता है। और इस लाइन के हिसाब से यही हो रहा है कि ओनली वन नेम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो रहा है कि साइंटिफिक नेम जो है, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि इसका एक ही नाम है, मतलब साइंटिफिकली एक ही नाम है, वो हर जगह फॉलो हो रहा है। और उस नाम के हिसाब से जो साइंटिफिक नेम है उसे अगर हम जानते हैं तो हर जगह वो हमारे काम आने वाला है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल टू अराइव द सेम नेम।
और इसके जो डिस्क्रिप्शन होंगे, ये जिस हिसाब से रखा जाएगा, ये जिस कैरेक्टर को मतलब लिख के रखा जाएगा, वो मतलब हर एक इंसान के लिए, एवरी पीपल, मतलब जो वर्ल्ड में कहीं भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये सेम चीज़ होंगी। तो इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो नाम हर जगह काम आएगा हमारा। उस नाम को हम बता देंगे तो हमें पता चल, मतलब अगले को भी पता चल जाने वाली है ये बात किस चीज़ के बारे में हो रही है। एंड दे आल्सो इंश्योर दैट सच हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये चीज़ें इंश्योर करती हैं कि कि ये जो नेम हमने रखा है, जो साइंटिफिक मैनर में ये जो नेम हमने इसको रखा है, तो ये यहाँ पे इंश्योर होता है कि ये अदर चीज़ों के लिए नहीं यूज़ होगा। तो ये बात कर लेते हैं, नॉट बीन यूज फॉर अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। जिस अदर ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं कि ये चीज़ें वो दोबारा नहीं यूज़ हो सकती हैं। दोबारा क्या है कि दूसरी चीज़ को हमें डिस्कवर करना हुआ, और डिस्कवर करने के बाद उसका अगर नाम रखना हुआ तो हम उसे अलग नाम से जानेंगे, ना कि इसी नाम से हम फिर उसी चीज़ को बुलाएंगे। यानी कि हर चीज़ के लिए एक अलग नेम है, वो अलग अलग प्रकार से रखा गया है। एंड यहाँ पे देखते हैं, बायोलॉजिस्ट फॉलो universally accepted principle to provide this scientific name known organisms। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो इनको नाम रखा गया है, मान लीजिए किसी प्लांट को नाम रखा गया है रोज़, तो रोज़ का जो भी साइंटिफिक नेम है वो बायोलॉजिस्ट के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और उसे सारे बायोलॉजिस्ट जान रहे हैं। ये बात हो रही है यहाँ पे। एंड ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, दी जेनेरिक नेम, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट हो गया जेनेरिक नेम, एंड सेकंड कंपोनेंट इसका हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। यानी कि 2 पार्ट्स होंगे, किसी भी नेम के 2 पार्ट होंगे, यहाँ पे बात कर रहा है। एंड दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम हुज 2 कंपोनेंट इज द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये जो 2 नाम की प्रक्रिया है, ये जहाँ से मतलब ये जिसमें यूज़ हुई है उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से मतलब इन चीज़ों को हम प्रेजेंट करेंगे। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, एक होता है आपका ये, मान लीजिए एक होगा आपका जेनरिक नेम, और दूसरा कौन सा होगा आपका होगा स्पेसिफिक एपिथेट। और ये 2 नेम होंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। एंड दिस नेमिंग सिस्टम इज़ गिवन बाय कैरलस लिनियस। जो यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये किसके द्वारा दिए गए हैं, ये कैरलस लिनियस भाई साहब के द्वारा दिए गए हैं। एंड इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस मतलब नाम से सभी चीज़ों को मतलब प्रैक्टिस में सारी चीज़ें लाई जा रही हैं पूरे साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि पूरे वर्ल्ड में मौजूद हैं। सारे साइंटिस्ट इस नियम को फॉलो कर रहे हैं, इस रूल को। एंड दिस नेमिंग सिस्टम इज़ यूजुअली यूजिंग टूवर्ड्स द फॉर्मेट वाज फाउंड इनकन्वीनियंट। और ये जो यूजिंग सिस्टम है 2 वर्ड का, मतलब इसमें दो शब्द रहते हैं, तो ये क्या है कि ये लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट है। ये सिस्टम जो वर्ड में यूज हो रहा है, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है और इसको इसीलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि ये कन्वीनियंट है और इजी टू यूज़ है। और इजी टू यूज़ होने के बाद ये क्या है कि हम डिटेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो जिस किताब में या जिस लेक्चर में आपको सही से समझाई गई है तो आप उसी को यूज़ करेंगे। तो यही बात यहाँ पे हो रही है। एंड लेट अस टेक एग्जांपल फॉर मैंगो। तो यहाँ पे आम का एग्जांपल ले रहे हैं। वे टू प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक नेम बेटर। और इसे में प्रोवाइड करते हैं साइंटिफिक नेम को। दिस साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ रिटन बाय मैंजीफेरा इंडिका। और मैंगो का यहाँ पे नाम क्या रख रहे हैं, मैंगो का नाम हम रख रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका। एंड लेट अस हाउ टू बाइनोमियल नेम, एंड दिस नेम इज़ अ मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस एंड इंडिका इज़ अ स्पीसी। तो यहाँ पे ये बात हो रही कि जो मैंजीफेरा ये वर्ड है, मैंजीफेरा का वर्ड है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जीनस के बाद ये इंडिका वर्ड जो है ये स्पीसी, पर्टिकुलर स्पीसी को रिप्रेजेंट कर रही। और मतलब स्पीसी को हम क्या बोल सकते हैं,
स्पेसिफिक एपिथेट बोल सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक एपिथेट को मतलब यानी कि किसी स्पेसिफिक को रिप्रेजेंट कर रही है। ओवर द यूनिवर्सल रूल ऑफ द नॉमेनक्लेचर आर नोन आर एज फॉलो। एंड ये जो है यूनिवर्सल रूल है जिसको सभी फॉलो कर रहे हैं। एंड इसमें यही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर भी पढ़ा है। दी biological name for generally in Latin written in italics, and they are Latinized or derived in form of Latin in irrespective the year or origin। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो है इसको हम लैटिन में मतलब जनरली इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज जो है लैटिन है। लैटिन को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है। डेड यानी कि इसमें ये जनरली बोलचाल के भाषा में यानी कि नॉर्मली कन्वर्सेशन की लैंग्वेज में यूज़ नहीं होती है, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है। डेड का मतलब ये है कि जब लोग किसी चीज़ को नहीं यूज़ करते हैं तो ना यूज़ करने के साथ साथ इसका एक एडवांटेज ये है कि कोई नया शब्द नहीं आएगा। जब नया शब्द नहीं आएगा, हम पुराने शब्द में ही खुश हैं, तो पुराने शब्द में खुश होने के बाद किसी चीज़ को मतलब जब एक शब्द से डिनोट करेंगे तो वो पर्टिकुलर चीज़ के ही लिए रहेगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे कहते हैं, अपने यहाँ बाबू वर्ड बोलते हैं, तो बाबू क्या होता है, कभी कभी हम अपने पिताजी जैसे लोगों को गांव में बाबू बोलते हैं। और शहर में क्या होता है कि बाबू हम बोलने के लिए प्रयोग करते हैं किसको, जो आपका कोई छोटा बच्चा हो गया या उसके लिए हम बाबू बोलने के। कभी कभी तो हम अपने क्या होता है सेम एज के पर्सन को भी बाबू बोलते हैं बड़े प्यार से। तो यहाँ पे बाबू की कई डाइवर्सिफाई सिचुएशन हो गई हैं। तो इसी की बात है कि जो चीज़ें डेड हो चुकी हैं उसमें मतलब जो नाम है तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ को ही डिनोट करेगा, ना ही तीन तीन चीज़ों को डिनोट करेगा। एंड रिटिन इन इटैलिक। इटैलिक्स का मतलब क्या है, जब इटैलिक्स में किसी चीज़ को लिखा जाता है तो वो टेढ़े मेढ़े टाइप के जो अक्षर होते हैं उसे ही बोलते हैं इटैलिक्स टाइप का। देखिए यहाँ पे हम मैंजीफेरा इंडिका का एग्जांपल ले रहे हैं। मैंजीफेरा इंडिका कैसा है कि ये जितने भी यहाँ पे अक्षर लिखे हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी लेटर्स लिखे हैं, इन लेटर्स के कंपेरिजन में थोड़ा टेढ़ा सा है। तो टेढ़ा होने के मतलब ये इटैलिक्स में लिखा है। एंड दे लैटिनाइज्ड और दे आर लैटिनाइज्ड और derived फ्रॉम द लैटिन रिस्पेक्टिव द ईयर ऑरिजिन। तो ये ओरिजिन के हिसाब से बात कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि हमने बात किया कि मैंजीफेरा जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये जो है ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इसका इंडिका पार्ट है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बातें हैं कि स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब क्या है, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पीसीज यानी कि ये किस स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर। और इसके बाद हम देख लेते हैं बोथ वर्ड बायोलॉजिकल नेम व्हेन रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इटैलिक्स अंडर दियर लैटिन ऑरिजिन। तो ये बात हो रही कि जो ये नाम है, ये चीज़ें जो है जो मैंजीफेरा इंडिका है, अगर ये चीज़ें अगर देखिए टेढ़ी मेढ़ी नहीं लिखी हैं तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे अंडरलाइन टाइप का कुछ कर देंगे जिससे ये पता चले कि ये लैटिनाइज्ड हैं। और ये चीज़ें जब लैटिनाइज्ड रहेंगी वो चीज़ें क्या है कि जब किताब में कोई चीज़ लिखी है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी या अंडरलाइंड है तो उसे हम नोटिस करेंगे कि ये चीज़ें कुछ स्पेशल हैं, ये कुछ कहना चाहती हैं। तो यही बात हो रही कि ये क्या है कि प्रिंटेड इन इटैलिक्स, यानी कि इटैलिक्स में या तो वो चीज़ें प्रिंटेड होंगी और या तो सेपरेटली अंडरलाइन या तो वो सेपरेटली अंडरलाइन होंगी। एंड व्हेन हैंड रिटन, ये हैंड रिटन की बात कर रहा है, मतलब जब हैंड रिटन होगा सेपरेटली अंडरलाइन होगा, या तो बुक में है तो वो प्रिंटेड हो जाएगा। और दोनों कंडीशन दोनों तरह के कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस स्टार्ट एंड कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट इज स्मॉल लेटर। तो आइए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या स्पेशल होने वाला है कि जो इसका हमने फर्स्ट लेटर रखा है
तो इसको किससे डिनोट कर रहे हैं कि इसे हम डिनोट कर रहे हैं ये लार्ज टाइप का जो लेटर होता है। क्या बात कर रहे हैं यहाँ, ये जो फर्स्ट लेटर डिनोटेड द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे देखिए ये कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहा है, ये यानी कि ये बड़ा वाला एम है, कैपिटल लेटर है, तो कैपिटल लेटर से डिनोट हो रहा है। एंड वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो किससे डिनोट हो रही है, वो है स्मॉल, वो हमारी स्मॉल लेटर से डिनोट हो रही है। देखिए ये इंडिका का जो आई है, ये आई वाला जो कंपोनेंट है ये क्या है, ये छोटी आई मतलब जो स्मॉल लेटर है वो डिनोट कर रहा है। एंड इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। और इसे हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, इलस्ट्रेटेड विद द मैंजीफेरा, और इसको हमने इसे हम समझने के लिए मैंजीफेरा इंडिका का एग्जांपल ले चुके हैं या ले रहे हैं, ये बात कह रहा है। और यहाँ पे बात हो रही द नेम ऑफ अनदर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम विद रिटन द एब्रेडेटिव। देखिए इसका एक मतलब और पहलू दिखा रहा है कि यहाँ पे जो नेम ऑफ ऑथर है, जो नेम ऑफ ऑथर है, ऑथर का नेम जो है आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट जब हम लिखते हैं उसके बाद ऑथर का नेम भी मतलब लिखते हैं। और ये कंपलसरी नहीं है बट इसे लिख सकते हैं, ऐसा मतलब होता है बायोलॉजिकल नेम में। रिटन एब्रीवेटेड फॉर्म, यानी कि एब्रीवेटेड फॉर्म यानी कि ये वाली फॉर्म जो हो गई इसे एब्रीवेटेड फॉर्म कह देते हैं। और ये देखिए लिनिन मतलब ये क्या है, ये डिनोट कर रहा है कि ये लीनियस भाई साहब की कर्मात हैं। जो लीनियस भाई साहब हैं इनके नाम को डिनोट कर रहा है कि ये मतलब लिनिन वर्ड जो है ये साइंटिस्ट को डिनोट कर रहा है, नेम ऑफ ऑथर यानी कि किसने डिस्कवर किए हैं, किसने लिखे हैं। एंड इट इंडिकेट द स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लीनियस। देखिए ये यही लाइन है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इस स्पीसीज को पहले कौन डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था लीनियस भाई साहब ने। तो ये बात हो गई। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस इट नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज़ नेसेसरी टू डाइवर्स सम ऑर्गेनिजम्स टू मेक द पॉसिबल। देखो ये क्या है कि अगर हम सभी ऑर्गेनिजम्स को रीड करेंगे, जितने मतलब 1.7 टू 1.8 मिलियन हैं इन पूरे जीव जगत में, यानी पूरे लिविंग वर्ल्ड में इतनी चीज़ें मतलब हैं, इतना हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो उसके लिए सभी को तो हम रीड नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर हम सबको नहीं रीड कर सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। और इसको हम आगे क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने के बाद मतलब कुछ कैरेक्टर्स को हम लेंगे, उसके आधार पे उसको एक ग्रुप में रखेंगे, कुछ कैरेक्टर्स को लेंगे उसके आधार पे एक ग्रुप रखेंगे। जैसे 2 पैर वाले में किसको ले रहे हैं हम, ह्यूमन को ले रहे हैं, 4 पैर वाले में हाथी ले लिए, कुत्ते ले लिए, और मतलब ऐसी कैटेगरी हम बना रहे हैं कि जो कैरेक्टर बेस्ड हो, और उस कैरेक्टर के आधार पे हम चीज़ों को एक फैमिली बना दें, एक जीनस बना दें, एक ग्रुप बना के रख सकें। तो यही बात कर रहे हैं। द क्लासिफिकेशन प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू ए कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन दिस सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो यहाँ पे यही बात हो रही कि जितने भी चीज़ें हैं एनीथिंग इज ग्रुप्ड इन कन्वीनियंट कैटेगरी। कन्वीनियंट का मतलब ही यही है कि जो चीज़ें हमारे लिए सिंपलीफाई हो, कन्वीनियंट हो, उसके आधार पे हम इन चीज़ों को कैरेक्टर के कन्वीनियंसी के आधार पे इसके कैरेक्टर को पकड़ के हम इनको क्लासीफाई करेंगे, इनको फर्दर क्लासेस में डिवाइड करेंगे। तो ये बातें होंगी। एंड फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल देखते हैं, वी इजीली रिकॉग्नाइज द ग्रुप सच प्लांट्स और एनिमल्स एंड डॉग्स, कैट, इंसेक्ट। तो इसके लिए हम देखिए क्या कह रहा है कि रिकॉग्नाइज करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, कैट्स को, डॉग्स को। एंड मतलब जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बता ही दिया था कि उसके कैरेक्टर के आधार पर उसमें जो पाया जा रहा है क्या, उसमें जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं उसी कैरेक्टर के आधार पर इनको डिवाइड किया जाएगा अलग अलग ग्रुप में। एंड द मोमेंट
the moment we use anything these terms the associated the certain characters with the organism that grouped. And what image do you see the thing a dog. तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जब हम किसी कैरेक्टर को पकड़ते हैं, तो अभी मान लीजिए हम 4 पैरों वाले की बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में 4 पैर से क्या आ रहा है, 4 पैर से एक डॉग भी आ रहा है, एक हाथी भी आ रहा है, और एक क्या हो रहा है, घोड़े भी आ रहे हैं, और तमाम चीज़ें आ रही हैं। और हम जब बिना पैर की बात करते हैं तो बिना पैर की चीज़ें हमें क्या याद आ रही हैं, और हमें लाइक अर्थवॉर्म याद आ रहे हैं, और उसके बाद स्नैक्स याद आ रहे हैं। स्नैक्स के बाद अधर्मी चीज़ें जो हैं बिना पैर, जिसके पास कोई पैर नहीं है, तो वो ऑर्गेनिजम्स हमें याद आ रहे हैं। तो ये हो गया कैरेक्टर का मतलब, ये कैरेक्टर हो गए उनके। तो इसी हिसाब से हम इनको डिवाइड करते हैं। तो यही बात कर रहे हैं कि जब हम किसी कुत्ते को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, 4 पैरों का एक लड़का चलता फिरता एक ऑर्गेनिजम्स है 4 पैरों का, जब हम कुत्ते को देखते हैं। तो यही बात एनसीईआरटी करती है कि ये एक टाइप की ग्रुपिंग है। तो मतलब उसके डॉग, एक स्पेसिफिक नाम को देख के हमें एक डॉग याद आ रहा है। तो ये बातें हो गई। एंड अब यहाँ पे हो गया कि देखिए, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग एंड नॉट कैट्स। नाउ वी वेयर टू थिंक दी अल्सटेशियन। जो हम इस देखिए, ये एक वेराइटी है आपके डॉग की, ये अल्सेटियंस जो है ये डॉग की एक कैटेगरी है। तो जब हम डॉग को देखते हैं तो उसकी मतलब अगर हम अल्सेटियन कैटेगरी को देखें, मतलब इसकी कई स्पीसीज़ हैं। कुछ छोटे वाले कुत्ते होते हैं, कुछ बड़े वाले कुत्ते होते हैं, और सरपट जैमन मतलब ऐसा कुछ अलग अलग सा नाम देते हैं। तो उस कैटेगरी मतलब जब डॉग को देखते हैं तो 4-5 प्रकार के हमारे पास डॉग याद आते हैं कि इतने टाइप के होते हैं, इतने टाइप के हमने देख लिए हैं। तो वही बात एनसीईआरटी बोल रही है कि डॉग के बारे में जब सोचते हैं तो हमें कोई बिल्ली नहीं याद आती है कि बिल्ली की चीज़ें याद आने लगी। जब डॉग की बात करते हैं तो हमें कुत्ते ही जनरली याद आते हैं, उनके कैरेक्टर याद आते हैं, उनकी एक्टिविटी याद आती है। ना कि हमें आपको कोई बोले कि डॉग कैसा दिखता है, आप तो बिल्ली का आर्ट बनाएंगे नहीं, आप डॉग का ही बनाएंगे, अपने माइंड में डॉग की ही चीज़ें सोचेंगे। तो ये क्या है कि ये क्लासिफिकेशन का नतीजा है कि मान लीजिए ये तो एनसीईआरटी अपने मैनर में कह रही, बट आप भी चीज़ों को क्लासीफाई करते हो, आप अपने माइंड में चीज़ों को क्लासीफाई करके रखते हो। क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये स्पेसिफिक चीज़ यहाँ पे है, तो मान लीजिए कि एक मॉल की बात हो रही है, तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारे सिटी में कौन सा मॉल सबसे नज़दीक है, तो आप अपने सिटी का सबसे नज़दीक वाला मॉल ही, मतलब मॉल की बात कर रहे हैं आप। अब जनरली एक पानी पूरी की दुकान की बात करेंगे तो आपको एक पानी पूरी की दुकान याद आएगी। तो आपने कैटेगराइज कर दिया ना चीज़ें, तो वहाँ पानी पूरी की दुकान पे भी मिल रही हैं और मॉल में भी मिल रही हैं, लेकिन हमने अपने माइंड में ये चीज़ों को कैटेगराइज कर दिए गए हैं। तो दोनों चीज़ों में अगर हमें कुछ खाने पीने की चीज़ें मतलब लेनी है, तो हम पानी पूरी वाले की या रेस्टोरेंट को, मतलब एक जनरली मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है और एक मॉल है, हम कपड़े का नाम लेते हैं तो आपको मॉल याद आएगा। और जब रेस्टोरेंट मतलब किसी स्नैक्स वाली चीज़ों को याद करते हैं, एक डोसा को याद करते हैं, तो डोसे से क्या है, रेस्टोरेंट याद आ रहा है या किचन याद आ रहा है, मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें याद आ रही हैं। तो हमारा माइंड उसको पहले से ही क्लासीफाई करके रख रहा है, ये बातें हो रही हैं। एंड उसके आगे देखते हैं, वी नो what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, and you would of course think animals external internal external ears and body hairs. Likewise in plants, and we talk the wheat, and the picture of the each in our minds will be wheat plants, not rice in any other plants. Hence these dogs, cats, mammals, rice plants, animals, etc. Convenient categories to use the study organism. तो यही बात कर रहा है कि यहाँ पे एग्जांपल इसने किसका दे दिया, इसने दे दिया कि जब हम राइस की वीट की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में तो राइस का आ नहीं रहा है। तो राइस नहीं आएगा तो हमने जनरली अपने माइंड में इन चीज़ों को कैटेगराइज करके रखा है।
इनके कैरेक्टर को हमने कैटेगराइज करके रखा है, ये बात हो रही है। और जिस चीज़ का नाम लेते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक उससे रिलेटेड चीज़ें याद आ जाती हैं। अभी हम क्या बोलते हैं, चावल का नाम लेते हैं तो आपको या तो जनरली क्या पुलाव याद आएगा, या मान लीजिए क्या बोलते हैं बिरयानी याद आएगी। तो ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं। और हम गेहूं के नाम की बात कर रहे हैं तो आपको क्या याद आने वाला है, रोटी याद आने वाली है, पूड़ी याद आने वाली, कचौरी याद आने वाली है, लाइक दिस चीज़ें। तो मतलब उससे ही रिलेटेड। और डॉग की बात करते हैं, उसके एक्सटर्नल ईयर और उसकी आईज़, उसके पैर्स, उसके नेल्स, यही चीज़ें याद आने वाली हैं। हमें यही बात एनसीईआरटी कह रही है। This scientific term for these categories is a taxa. Hence, you must recognize the taxa can indicate indicate the categories at a very different levels. And plant also form a taxa. Wheat also a taxa. And similarly, animals, mammals, dog all a taxa. But know that dog is a mammal and mammal are animals. तो ये बात कर रहा है कि जैसे हम किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं कि सिमिलरली एनिमल, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि एनिमल में किसी डॉग की बात हो रही है, कैट की बात हो रही है, कुछ भी, तो वो एक कैटेगरी के अंदर, डिवीज़न के अंदर आ रहे हैं जिसको हम टेक्सा के नाम पे जान रहे हैं। और टेक्सा क्या है, एक जो ग्रुपिंग हमने की है, जो कैरेक्टर के बेस पे इनकी ग्रुपिंग की है। तो ग्रुपिंग को जिसे देखिए, किसी चीज़ को डॉग को बोल के हमें एक कैरेक्टर याद आ गया, तो इसके बेसिस पे हम क्या कहेंगे, ये डॉग है, और मतलब उसके कैरेक्टर सारे याद आएंगे। तो ये क्या है, एक टेक्सा हो गया, टेक्सा हो गया। और टेक्सा यानी कि ये डिवीज़न का एक फॉर्मेट है, मतलब किसी चीज़ को कैरेक्टर के बेस पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट है। एंड दियर फोर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग, दियर फोर एनिमल, मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट्स एट डिफरेंट लेवल। जो है कि एनिमल्स, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, लाइक आपके हाथी आ जाते हैं, आदमी आ जाते हैं, और भी चीज़ें याद आ जाती हैं। मैमल्स की बात जब हम करते हैं तो उसमें मेमोरी ग्लैंड का कैरेक्टर आता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जिन एनिमल्स के अंदर होती हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स की होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें याद आने लगती हैं। जब हम डॉग की बात करते हैं तो डॉग से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें याद आती हैं। तो यही चीज़ें कह रहे हैं कि ये अलग अलग लेवल पे एक टेक्सा है, मतलब ये एक टेक्सा है। और टेक्सॉन क्या होता है, टेक्सॉन ये प्लूरल टर्म है, मतलब ये सिंगुलर टर्म टेक्सा है और प्लूरल टर्म टेक्सॉन है। हेंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के टेक्सा में डिवाइड होते हैं। एंड द प्रोसेस कॉल्ड क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी, एंड इस क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। एंड द यहाँ पे बात हो रही एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of the cell development process, structure of cell, और उसके बाद इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे हो रही बात कि ऑर्गेनिजम्स आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। देखिए यहाँ पे ये बात कर रहा है कि हम किसी चीज़ को जब स्टडी करते हैं तो उसके एक्सटर्नल, इंटरनल हो गया, एंड एक्सटर्नल, इंटरनल, along with the cell structure, डेवलपमेंट प्रोसीजर एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इन सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम किसी चीज़ को टेक्सोनॉमिक स्टडी के अंदर कर लेते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी का क्या है, ये बेसिस हैं, ये इसेंशियल चीज़ें हैं इन सब को डिवाइड करने के लिए। एंड यहाँ पे बात हो रही है कि देखिए, hence the characterization, identification, classification and nomenclature are the process of the taxonomic। देखिए क्या है कि एक घर को बनाने के लिए, एक कमरे को बनाने के लिए, जैसे आपको 4 पिलर चाहिए, तो एक पिलर क्या हो गया आपका, पहला पिलर मान लीजिए हो गया कि ये कैरेक्टराइजेशन, दूसरा हो गया आइडेंटिफिकेशन, तीसरा हो गया क्लासिफिकेशन, चौथा हो गया आपका नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट वन इज़ द कैरेक्टराइजेशन। जैसे कि हमने किसी चीज़ को देखा, देखने के बाद अब मान लीजिए हमने देखा एक गुलाब के फूल को, मतलब रोज़ के फ्लावर को,
उसकी पंखुड़ियाँ जब हमने देखी तो वो हमें किस कलर की दिख रही हैं, उसका शेप क्या है। और उसके जब प्लांट्स को देखा तो उसमें हमें एक कांटे नुमा संरचना दिख रही है, यानी कि कांटे का स्ट्रक्चर दिख रहा है। और भी चीज़ें दिख रही हैं कि वो किस एरिया में पाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि उसको मतलब अपने दिमाग में हमने कैरेक्टराइज कर लिया कि इसके ये कैरेक्टर हैं। तो उसको प्रॉपरली जब हम कैरेक्टराइज कर लेते हैं तो मतलब हमारे माइंड में उसकी एक आइडेंटिटी आती है कि ये चीज़ अच्छा, इसकी ये आइडेंटिटी मतलब हमारे माइंड में उसकी एक आइडेंटिटी छप जाती है कि ये रोज़ है। तो उसे मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसे एक मतलब दूसरी चीज़ों से जब कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद वो चीज़ें हमें डिफरेंट लगने लगी। और जब डिफरेंट लगने लगी तो उसको हमने नाम दिए कि मान लो ये सारे फूलों से डिफरेंट दिख रहा है, तो इसको एक साइंटिफिक हम नाम दे देते हैं, इसको ये नाम दे देते हैं। जैसे गुड़हल को हमने दे दिया चाइना रोज़, लाइक दिस नेम, मतलब ऐसे कुछ नाम दे देते हैं। एंड दी प्रोसेस आर बेस्ड ऑन टेक्सोनॉमी। और ये सारे प्रोसेस जो हैं वो किस पे बेस्ड हैं, वो टेक्सोनॉमी पे बेस प्रोसीजर हैं। एंड टेक्सोनॉमी, यहाँ पे बात हो रही है, टेक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। ये टेक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड टू नोइंग द मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड of organisms, particularly with the reference to their own use and early days. And human beings are needed to find source of their basic needs, food and clothing and shelters, and hence the earliest classification were based on uses of the various organisms. तो बात ये कर रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो हर चीज़ों को कैरेक्टराइज करने के लिए और हर चीज़ों को पहचानने के लिए कि इसका क्या यूज़ है क्या नहीं है। देखिए एनिमल्स में उसने क्या है, खेती के लिए बैल को यूज़ किया, तो बैल को भी पहले उसने कैरेक्टराइज किया कि ये काम कर सकता है। और गाय को लिया, भैंस को लिया, तो ये चीज़ें क्या है कि इनसे हमें दिख रहा है कि ये हाँ इसमें से मिल्क निकल सकता है। और मिल्क क्या है कि बेबी के फीडिंग के लिए या मतलब बच्चों के लिए या बड़ों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए, इन सब के हेल्थ के लिए क्या है कि ये हमारा पेट भी भरता है और हेल्दी भी रखता है हमें। तो ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और शेल्टर के लिए क्या है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस देखेगा जहाँ पे पानी ना आ सके, कि ऐसा तो नहीं कि गड्ढे में जाके वो घर बना रहा है, तो उसको भी पहले से ही कैरेक्टराइज मतलब कैटेगराइज किए। तो ये क्लासिफिकेशन की वो अपने माइंड में थॉट्स पहले से ही लेके पैदा होते ही, मतलब वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो अपने माइंड में चीज़ों को कैटेगराइज करता है। अच्छा ये है, ये है, ये चीज़ें खाने की हैं, ये चीज़ें नहीं खाने की हैं, ये चीज़ें फेंकने की हैं। तो ये सारी चीज़ें इंसान अपने मन में कैरेक्टराइज करने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही मतलब कि एक्सप्लोर किया कि कॉमन चीज़ों से रिलेट करने के लिए ये कॉमन ही नहीं है, ये ह्यूमंस के लिए मतलब मैंने अदर एग्जांपल्स देके भी आपको ये कंफर्म किए कि ये साइंटिस्ट तो अपने बेसिस पे कर ही रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर चीज़ों को मतलब ऑल वर्ल्ड में मतलब लोग एक ही नाम से जाने उसके लिए फॉलो हो रहा है। बट ह्यूमन बींग्स जो है इतना क्यूरियस चीज़ है। ये सारी लाइंस में यही है, आप पढ़ लो। मैंने पढ़ के बता भी दिया कि कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है। और ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग नॉट इंटरेस्टेड टू नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर डाइवर्सिटी। ये बात कर रहा है कि जो ह्यूमन कि काफ़ी लंबे समय से ह्यूमन बींग जो है नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि ये इंटरेस्ट कम दिखा रहा है किसमें, नोइंग द मोर डिफरेंट। देखिए एक लेवल के बाद इन्होंने जाना कि ये चीज़ें क्या है क्या नहीं है, बट काफ़ी लंबे समय से इन्होंने क्या क्या किया कि चीज़ों को स्टॉप कर दिया, मतलब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको कुछ खुशी हो गई, कुछ गम हो गया, उनके घर में कुछ शादियाँ पड़ी हैं तो वो शादियों के बारे में सोच रहे हैं कि यार इसको कैसे मैनेज किया जाए, यहाँ कहाँ से पैसे आएँ और कैसे इतना अरेंजमेंट करें। और अभी जब कुछ ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो बोलता है अभी बुलेट ले लें, अभी कार खरीद लेंगे। या कोई मर गया तो उसको ये होगा कि अभी इसकी तेरहवीं करनी है, अभी सर सिलाना है, अभी इनको इनको न्योता देना है। ये सारी चीज़ें मतलब हमारे थॉट्स में आने लगती हैं। तो मतलब वो अपनी ही चीज़ों में उलझ गया है तो आगे से मतलब करेगा कहाँ। तो मतलब एक लिमिट के बाद उन्होंने क्लासीफाई करने के बाद चीज़ों को मतलब वहीं पे स्टॉप कर दिया, वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए। तो काफ़ी लंबे समय से क्या है कि वो किसी चीज़ को क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं।
जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनकी काम की चीज़ें उन्हें लगती नहीं हैं। और ये क्या है कि जब हम धीरे धीरे इवॉल्व हुए, हमें मेडिसिन्स की तरफ जाना पड़ा, और भी ज़रूरतों की तरफ जाना पड़ा। जैसे कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कवर करने के लिए भी हमें खुदाई करनी पड़ी। और मेडिसिन हो गया, या मान लीजिए स्नैक्स ने काटा, तो इसका ये जो है ब्लड क्लॉट करने का फार्मूला क्या है, मतलब इसके पॉइजन में किस फार्मूले की चीज़ पाई जाती है, इसमें कौन से कंपोजिशन है। तो इन सब चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ी। और इसके जो मतलब उपाय हैं, जब इसका हम उपाय ढूंढते हैं, यानी कि तब हम देखते हैं कि इसके अलावा भी क्या हो सकता है। जब इन सब चीज़ों को हम पता लगाने लगते हैं, तो हमें नई नई चीज़ें मिलना शुरू होती हैं, नई नई जड़ी बूटियों की खोज करते हैं, नई नई मेडिसिन खोज करते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें जो कंपाउंड पाए जाते हैं, कभी कभी वो हमारे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए बहुत यूज़ होते हैं। तो उनसे हम मेडिसिनल चीज़ों के लिए कुछ केमिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ केमिकल निकालते हैं। और निकालने के बाद क्या होता है कि वो हमें पॉइजनस चीज़ों में, या कैंसर्स में, या मतलब किसी और टाइप का रोग हुआ, तो उसे मेडिसिन बनती है जो कि हमारे लाइफ के लिए सेवियर है। तो साइंटिस्ट नई चीज़ों को खोजते चले गए, डिस्कवर करते चले गए। यही सारी ज़रूरतें इंसान को आगे की तरफ लेके गई कि आखिर दुनिया में है क्या, क्या क्या है, मतलब क्या क्या सोल्यूशंस हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे है बट आल्सो द रिलेशन एमंग देम, एंड दिस ब्रांच ऑफ द स्टडी वाज रेफर्ड एज द सिस्टमैटिक्स। और देखिए, इस ब्रांच को, मतलब जो यहाँ पे बात हो रही है कि किसका क्या रिलेशन है किस चीज़ से, और इसे हम कैसे रिलेट करके चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं, और इसको हम एक प्रॉपर वे में मतलब स्टडी करेंगे। इस ब्रांच को, मतलब पूरी स्टडी की बात जो करते हैं, इसे हम सिस्टमैटिक्स के अंदर रखते हैं। सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, एक पूरे सिस्टम में, मतलब एक पूरे वे में, जो सिस्टमैटिक वे है, पूरा सिस्टम वर्क करता है। तो ये इसी सिस्टम के बेसिस पे हम क्लासिफाई करें। तो देखिए, ये बात हो गई। तो द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इज द सिस्टमा, एंड मीनिंग ऑफ द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। देखिए, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि इसकी मीनिंग ही है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना, ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना ही इस शब्द की मीनिंग भी है। एंड द लीनियस भाई साहब आगे फिर से, लीनियस यूज द सिस्टमा नेचुरी। और ये देखिए, ये लीनियस की करामात है, और इन्होंने एक चीज़ इजाद की जिसे नाम बोलते हैं, मतलब इन्होंने एक बुक लिखी, और बुक का नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरी। द टाइटल ऑफ द 1 मिनट, लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरी एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। मतलब जो इनकी बुक पब्लिश हुई, उसका टाइटल क्या था, सिस्टमा नेचुरी। एंड द स्कोप ऑफ दिस सिस्टमैटिक्स वाज लेटर इन लार्ज इंक्लूडेड द आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो देखिए, ये जो स्तंभ हैं इनके, मतलब कह सकते हैं कि इनको पहचान के किसी ग्रुप में रखने के जो स्तंभ हैं, यानी कि जो पिलर्स हैं, वो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए जो है हमारे लीनियस भाई साहब ने एक बुक लिख दी, और वो बुक का नाम यही चीज़ें। और इनमें क्या था, इनमें प्रॉपर वे में अरेंज कुछ प्लांट्स थे, कुछ चीज़ें थी, मतलब जो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, प्लांट्स ही थे। और सिस्टमैटिक टेक प्लेस द अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो जो है ये सिस्टमैटिक जो है, ये क्या है कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है, और मतलब इतने कैरेक्टर तो थे ही इसमें, जो है आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स। और जो है कि एक दूसरे के, और जैसे ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिजम्स को हम ले लेते हैं, कुत्ता बिल्ली, और इसमें क्या है, मतलब इनके एंसिस्टर इसके पहले क्या थे, मतलब ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, मतलब इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इनका पूर्वजों से लेके इनका रिलेशन क्या है, तो इस रिलेशनशिप को भी इन्होंने मेंशन किया है, मतलब इसके अलावा ऐड ऑन करते हैं। तो चलिए, हमारा एक खूबसूरत सा डिस्कशन रहा। तब तक के लिए आप पढ़िए, और जो भी डाउट्स हों वो कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा।